Hello my dear students, how are you? I expect that your studies are going on very well. I am Dr. Megwal, PGT Economics, and I am here because I love to teach economics. Today class 11th, subject statistics for economics. Students, in our previous class we have studied the first chapter, that is the introduction to statistics, and today we will start the second chapter, that is collection of data, in which we will study the topic types of data. So let's start the topic types of data. First we should know what is data. Economic facts that in terms of numbers or information which can be expressed in numbers. डेटा को हिंदी में आंकड़े बोलते हैं, और जब हम कोई सर्वे कंडक्ट करते हैं तो उस सर्वे से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन को हम न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसको टेबल के रूप में लिखते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को आगे हमारे किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें नंबर्स के रूप में मिली है, फिर हम उसका एवरेज निकालते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो इस टाइप से उसका स्टैटिस्टिकल मेथड उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि नंबर्स में हम शो करते हैं वो डेटा होती है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसके इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स आते हैं, तो वो डेटा नहीं है, क्योंकि डेटा जो होते हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी क्लास की इन्फॉर्मेशन होगी जिसमें सभी बच्चों के मार्क्स अगर दिए हैं, एक लिस्ट होगी, तो वो हमारे लिए डेटा होगी, वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स होगी। क्योंकि हम उन नंबर्स का एवरेज निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, हम उन सब का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स है या फिर डेटा है। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा, फर्स्ट दैट इज़ प्राइमरी डेटा एंड अनदर दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। सो वी विल स्टडी अबाउट प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा इन डिटेल्स। फर्स्ट प्राइमरी डेटा. First we will study about the definition of primary data and then definition of secondary data. So what is primary data? It refers to first hand original information collected by investigator himself, therefore more reliable. Secondary data. Secondary data, that means it refers to second hand information. It is collected by someone and used by investigator. तो हमने देखा प्राइमरी डेटा ओरिजिनल होते हैं और वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है और इन्वेस्टिगेटर खुद उसको कलेक्ट करता है, इसलिए वो रिलायबल होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट किए हुए होते हैं, इन्वेस्टिगेटर खुद उसको कलेक्ट नहीं करता है, सिर्फ यूज़ करता है, इसलिए वो सेकेंडरी डेटा होते हैं और रिलायबल भी नहीं होते। अब आपको जानना है इन्वेस्टिगेटर कौन होता है। तो अब हमारे इस लेसन में इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट वर्ड बार बार आएगा। तो इन्वेस्टिगेटर वो व्यक्ति होता है जो सर्वे कंडक्ट करता है और किसी भी व्यक्ति से जिसके बारे में सर्वे करना है क्वेश्चन पूछता है, और रेस्पोंडेंट वो होता है जो उनके प्रश्नों का जवाब देता है, जो रिप्लाई करता है या फिर रेस्पॉन्स करता है, तो वो उसके लिए टर्म यूज होता है रेस्पोंडेंट। नाउ वी विल स्टडी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा इज़ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंडरी डेटा इज़ द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी डेटा ओरिजिनल डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, प्राइमरी डेटा को इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है
एंड सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड नॉट ओरिजिनल, सेकेंडरी डेटा ओरिजिनल नहीं होते हैं, दे आर नॉट ओरिजिनल। प्राइमरी डेटा ऑलवेज कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के पीछे एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, जो हमारा सर्वे का जो उद्देश्य होता है उसके अनुसार हम डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो होते हैं उसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता है, वो किसी दूसरे पर्पज़ के लिए पहले से कलेक्ट किए हुए होते हैं, ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज़। प्राइमरी डेटा आर मोर एक्सपेंसिव एंड सेकेंडरी डेटा आर लेस एक्सपेंसिव। प्राइमरी डेटा में ज़्यादा खर्चा आता है और सेकेंडरी डेटा में खर्चा कम आता है, क्योंकि वो पहले से किसी के द्वारा कलेक्ट किए हुए होते हैं, उसी को हम यूज़ करते हैं। प्राइमरी डेटा में टाइम भी ज़्यादा लगता है कलेक्शन में, और सेकेंडरी डेटा पहले से कलेक्ट किए हुए होते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी डेटा टाइम और मनी के हिसाब से कॉस्टली होते हैं, और सेकेंडरी डेटा जो होते हैं टाइम और मनी के हिसाब से कॉस्टली नहीं होते हैं, कम टाइम लगता है और पैसे भी उसमें कम लगते हैं। सेकेंडरी डेटा के मुख्य रूप से दो सोर्स होते हैं, एक पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अगर किसी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं और उस डिपार्टमेंट के द्वारा पहले से कलेक्ट की गई इन्फॉर्मेशन को हम उनके रजिस्टर से या फिर उनके रिकॉर्ड से देख कर के हम कोई इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, तो वो अनपब्लिश्ड डेटा होता है। और पब्लिश्ड डेटा वो होता है जो कोई गवर्नमेंट या फिर कोई डिपार्टमेंट या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, और कोई भी डिपार्टमेंट जैसे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो उनके द्वारा कोई भी मैगज़ीन अगर प्रकाशित होती है या फिर न्यूज़पेपर में वो अगर डेटा पब्लिश करते हैं तो वो हमारे पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा होते हैं। सेकेंडरी डेटा जनरली हम मैगज़ीन से, न्यूज़पेपर से कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी डेटा जनरली आजकल के टाइम में हम इंटरनेट से भी ले सकते हैं और टीवी के माध्यम से भी हमें सेकेंडरी डेटा अवेलेबल हो जाता है। और सोशल मीडिया जो आजकल बहुत कुछ प्रचलन में है, तो वहाँ से भी हमें सेकेंडरी डेटा मिलते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर एट्सेट्रा। तो आपको ध्यान रखना है सेकेंडरी डेटा के मुख्य रूप से दो सोर्सेज, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विद स्पेस फॉर आंसर्स। क्वेश्चनेयर एक क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जिसमें आंसर लिखने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई इन्वेस्टिगेटर पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से खुद किसी व्यक्ति के पास जाकर के सर्वे करता है, तो खुद उससे उस क्वेश्चनेयर से क्वेश्चन पूछेगा और जैसा रेस्पोंडेंट आंसर देगा उस क्वेश्चनेयर में जहाँ पे उसको स्पेस प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे नोट करेगा। और अगर मान लो वह व्यक्ति के पास में पर्सनली जाकर के नहीं मिल सकता है, तो वो क्वेश्चनेयर को मेल के माध्यम से भी भेज सकता है, और रेस्पोंडेंट को जब मेल प्राप्त हो जाएगा तब क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन को देख करके उसमें जो जगह प्रोवाइड की गई है उसमें वो अपना आंसर लिखेगा और उसको वापस भेज देगा। तो इस टाइप से क्वेश्चनेयर जो होती है वो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है। पायलट सर्वे। ट्राई आउट ऑफ द क्वेश्चनेयर ऑन अ स्मॉल ग्रुप टू फाइंड इट्स शॉर्टकमिंग्स। जब एक बार हम क्वेश्चनेयर तैयार कर देते हैं तो रियल सर्वे करने से पहले हम एक रिहर्सल करते हैं कि हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग क्वेश्चनेयर प्रिपेयर हुई या नहीं हुई। तो हम एक स्मॉल ग्रुप से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और फिर उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसके अनुसार हम उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो हम अपने क्वेश्चनेयर में चेंज करेंगे, अपने सर्वे की स्टाइल को भी चेंज करेंगे। तो पायलट सर्वे एक प्रकार का ट्राई आउट सर्वे होता है जो रियल सर्वे से पहले किया जाता है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर। एक अच्छी क्वेश्चनेयर की क्या क्या विशेषता होती है, जिसके अंदर पहला पॉइंट है अ कवरिंग लेटर विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ सर्वे। क्वेश्चनेयर प्रोवाइड करने से पहले उसके साथ में एक कवरिंग लेटर भी होना चाहिए जिसमें उस सर्वे का क्या उद्देश्य है, किस पर्पज़ के लिए हम सर्वे कर रहे हैं, तो वो उसमें क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए।
और सर्वे कंडक्ट करने के बाद में इसका क्या यूज होगा, किस टाइप से हमारे वेलफेयर के लिए या फिर सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए वो सर्वे यूज़फुल होगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने के लिए वो सर्वे किस टाइप से यूज़फुल होगा, इस टाइप का पूरा स्कोप उस कवरिंग लेटर में दिया हुआ होना चाहिए। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चनर में जहाँ तक हो सके कम से कम क्वेश्चन ऐड करने चाहिए, ताकि जो रेस्पोंडेंट है उसको किसी प्रकार की बोरियत फीलिंग्स नहीं हो और वो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर ठीक तरीके से दे सके। और इतने कम क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए कि हमारे सर्वे की इन्फॉर्मेशन पूरी हमें नहीं मिले, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सर्वे की इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिल जाए और कम से कम क्वेश्चन में हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाए। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस। अगर हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी किसी भी व्यक्ति की लाइफ के बारे में पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन पूछने चाहिए। जैसे कि अगर मान लो आप सर्वे कंडक्ट करते हो और आपको लिटरेसी रेट पता करने के लिए आपको किसी भी व्यक्ति की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है, आपको पता करना है कि वो पर्सन लिटरेट है या इलिटरेट है, तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछना है कि आपने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है, तो वो बताएगा मैंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, तो फिर आप उसमें अपना उसका रेस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। अब उससे अननेसेसरी क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि तुमने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई क्यों की, क्या तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब थी, या फिर तुम पढ़ने में कमज़ोर थे, या फिर तुम्हारे गांव के पास में नज़दीक में कोई स्कूल नहीं था, या फिर तो पढ़ने में तुम तो बहुत कमज़ोर होंगे इसलिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ाया नहीं होगा, या टीचर ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया होगा। तो इस टाइप की फालतू की रद्दी बातें बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड सिंपल। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एम्बिग्यूअस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि रेस्पोंडेंट उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सके। और आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ना है, मतलब कि पहले सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं, फिर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछने हैं। सो फिफ्थ पॉइंट इज क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। लॉजिकली अरेंज्ड का मतलब कि सिंपल क्वेश्चन पहले रखना है और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बाद में रखना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको प्रोसीड करना है ताकि रेस्पोंडेंट को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े और वो खुशी खुशी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके। अगर हम सर्वे करने के लिए जा रहे हैं तो जाते ही सबसे पहले हम अपने सर्वे का पर्पस बताएंगे, फिर उनसे नाम पूछेंगे, फिर इसके बाद में हम उनके प्रोफेशन और उनकी इनकम के बारे में पूछेंगे। अगर हमने डायरेक्टली जाकर ये पूछा कि आपकी इनकम कितनी है तो फिर वो उसके लिए एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और फिर बाद में हम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो ये लॉजिकली अरेंज्ड नहीं है। क्वेश्चंस आपके क्वेश्चनएयर के अंदर जो दिए हुए हैं वो लॉजिकली अरेंज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इट शुड बी इन ब्रीफ। क्वेश्चनएयर को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, उसको ब्रीफ में रखना है और शॉर्ट में आपको आंसर पूछना है और शॉर्ट में ही आपको उसका रेस्पॉन्स है वो नोट करना है। Next point is that multiple choice questions. In questionnaire, we should add the multiple choice question. So the survey, there will be the uniformity in survey. सर्वे के अंदर यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति अगर ट्रू फॉल्स है तो उसमें ट्रू या फॉल्स अपनी चॉइस दे सके, और अगर ऑब्जेक्टिव और ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD तो उसके अंदर A या B उसमें से कोई भी चूज़ कर सके, तो उसको क्वेश्चन का आंसर देने में किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी नहीं होगी और सभी लोगों से एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे और एक ही टाइप का रेस्पॉन्स होगा, तो हमारा सर्वे का प्रोसीजर जो है वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ पॉइंट नंबर 8, क्वेश्चन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेंट्स। जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो इन्फॉर्मेंट की नॉलेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम सर्वे करते हैं किसी विलेज में जा कर के और उस विलेज में कोई इलिटरेट पर्सन भी है
तो हम उनसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछना है कि हमारा देश ब्रिटेन की तुलना में पीछे क्यों है, या फिर हमारे देश का डेवलपमेंट ब्रिटेन की तुलना में कम क्यों हुआ है, तो या फिर हमारे देश का सिस्टम कैसे वर्क करता है, डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है। तो इस टाइप से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम अगर किसी इलिटरेट पर्सन से पूछेंगे तो फिर वो नहीं बता पाएगा। और हमें उस सर्वे के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन हमें जब गेन करनी है तो इन्फॉर्मेंट से हमें सर्वे से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन उससे पूछने चाहिए, और वही क्वेश्चन पूछने चाहिए जो उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग है। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस शुड बी गिवन। जब हम क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देने हैं ताकि रेस्पोंडेंट उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ करके अपना सही रेस्पॉन्स दे सके, और जो इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वो अपना सर्वे कंडक्ट करेगा, या फिर जब भी वो किसी से क्वेश्चन पूछेगा तो उनमें दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, तो सर्वे आसान हो जाएगा और यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहेगी। तो इसलिए ये बात ज़रूरी है कि हम क्वेश्चनेयर के अंदर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस को रखें। लेट्स नो हाउ मच हैव यू लर्नड। क्वेश्चन नंबर 1, वाई प्राइमरी डेटा इज़ कंसिडर्ड बेटर देन सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा से प्राइमरी डेटा को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, क्योंकि प्राइमरी डेटा ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ऑप्शन बी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि प्राइमरी डेटा से हमारी इच्छा अनुसार इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ऑप्शन सी रेलेवेंट, ये हमारे टॉपिक या पर्पस से रेलेवेंट होता है, मिलता जुलता होता है। जो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पर्पस के अनुरूप होता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसके अंदर सही ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्राइमरी डेटा जो होते हैं उनकी ये सभी करेक्टरिस्टिक्स होती है जो पॉइंट ए, बी और सी में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच डेटा इज़ कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। कौन से डेटा ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है? ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इन्वेस्टिगेटर खुद अगर डेटा कलेक्ट करता है तो वो प्राइमरी डेटा होते हैं, इसलिए ऑप्शन सही होगा ए प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स आर। ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा, ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन सी सैंपल डेटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर सेंसस रिपोर्ट जो पहले से कलेक्टेड डेटा है उससे हम रिलीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो वो सेकेंडरी डेटा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, अ गुड क्वेश्चनेयर शुड हैव मिनिमम क्वेश्चंस, बी क्लियर, बी कंसाइज, ऑल ऑफ दीज। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है क्वेश्चनेयर की अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में। तो क्वेश्चनेयर में कम से कम क्वेश्चन होने चाहिए, ये बात भी सही है। क्वेश्चनेयर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ये बात भी क्लियर है, सही है। बी कंसाइज, मतलब कि क्वेश्चनेयर के अंदर कम से कम प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जानी चाहिए, ब्रीफ में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जानी चाहिए। तो ये भी एक क्वेश्चनेयर की गुड क्वालिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ डेटा आर कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पज़। कौन से डेटा एक डेफिनेट पर्पज़ से के लिए कलेक्ट किए जाते हैं, एक निश्चित उद्देश्य के लिए कलेक्ट किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्राइमरी डेटा, क्योंकि प्राइमरी डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स लेस टाइम एंड इज़ लेस एक्सपेंसिव। कौन से टाइप के डेटा होते हैं जो इसमें कम से कम टाइम लगता है और खर्च भी कम आता है? तो ऐसे डेटा सेकेंडरी डेटा होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें सर्वे कंडक्ट नहीं करना है, हम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से पहले से कलेक्ट किए हुए डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे सेकेंडरी डेटा होते हैं जिसमें कम टाइम लगता है और खर्च भी कम आता है। देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज पायलट सर्वे।
Second, distinguish between primary data and secondary data. Which data is more reliable and why? Question number 3, what do you mean by questionnaire? State 5 principles which should be followed while drafting a good questionnaire. तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और आपके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए इन क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, और मैं ये भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। Thank you for watching the video. I hope that you liked this video and you will watch my videos that I will post later. आप मेरे वीडियो देखते रहेंगे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो आते हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन।